नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम हिस्ट्री के आईएएस पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर मौर्य काल। तो आइए करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में अवस्थित थी। अगला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न राजवंश में सबसे पुराना था। तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन, पल्लव, इन सभी में सातवाहन सबसे प्राचीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था। तो तगर जो नगर था वो सातवाहन युग में प्रसिद्ध था निम्न नगरों में से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के हैं वो ढाले। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन जो बी है इसमें वो राइट हो जाएगा। सीसा, तांबा, चांदी, पोटीन में उन्होंने अपने सिक्के ढाले थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर धन्यकटक का प्रतिनिधि है। तो धन्यकटक का प्रतिनिधि अमरावती है। अमरावती का प्राचीन नाम ही धन्यकटक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। तो 1:10 स्वर्ण सिक्कों और रजत का। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी। तो सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी कर्ण वंश के बाद। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो सिमुक ने वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सोने के शीशे के सिक्के हैं वो चुराए थे। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चुराए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चुराए। तो ये हमने पढ़ा कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चुराए थे। शीशे, तांबा, पोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से रक्षित होते थे। तो सातवाहन वंश के राजा अपने मातृ नामों से रक्षित होते थे। उनके नामों के साथ उनकी माताओं का नाम भी लगता था। जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो गौतमी उसकी माता का नाम था। नेक्स्ट है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो उनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजश्री अंकित करवाया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचनाओं को सुनिश्चित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में सातवाहन शासकों को किस वंश का बताया गया है। तो उनको आंध्र जाति का या आंध्र वंश का बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया। तो सातवाहनों ने सबसे पहले ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूदान प्रथा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भूदान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है। तो सातवाहनों के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें सही कथन है वो बताने हैं। पहला है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नहपान को हराया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलवामी रुद्र दमन द्वारा हराया गया था, ये भी सही है। श्री यज्ञ सातकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया, ये गलत है। यहाँ पर गौतमी पुत्र सातकर्णी होना चाहिए था। तो इस प्रकार से एक और जो दो है यहाँ पर वो सही है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण कुषाणों से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। उन्होंने चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ उनका, ये भी सही है। उन्होंने शिल्प की गंधार शैली को सामान्यतः अपनाया था, ये भी सही है। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी, ये भी सही है। मथुरा के पास माट नामक स्थान से एक देवकुल की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट है, कौन से सही है, सही देखना है हमें। तो पहला है, अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ये भी सही है। वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और कण्व वंश की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, आंध्रव ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पंत वंचित किया था, ये भी सही है। अंतिम जो कण्व शासक था सुशर्मा, उसकी हत्या
सिमुक ने की और आंध्र या फिर सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से जो सभी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में तिथि युक्त सिक्कों का प्रारंभ किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रदमन ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही कथन का कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि थी, तो ये गलत है। इस प्रकार से कथन सही है और कारण गलत है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन पढ़ते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी चातुर्वर्ण व्यवस्था विरोधी था। विरोधी नहीं था, वो उसके पक्ष में था, तो ये गलत हो जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये सही है। कथन ए गलत है, ए गलत है या कथन गलत है और कारण सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है, तो ये गलत है दोस्तों। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, ये सही है। तो इस प्रकार से कथन गलत है, कारण सही, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन यहाँ पर दिया गया है, यज्ञ सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज का अभिप्राय अंकित करवाया, बिल्कुल सही है। दूर के देशों के साथ सातवाहन राज्य का संगन सामुद्रिक व्यापार चलता था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो बी है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की व्याख्या आर सही है, यह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कथन दिए गए, हमको देखना है कौन सा कथन सही है या गलत है। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध संगति में भाग लिया था, तो ये गलत है दोस्तों, उसने भाग नहीं लिया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला था और उसने बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, नहीं ऐसा नहीं था, वो बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी इसको नहीं पाया था। तो ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत दिए गए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो जैसे ही कनिष्क अपने सिंहासन पर बैठते हैं 78 ईस्वी में, तो शक संवत की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? तो 78 AD में या ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 81 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी हमें अवदान शतक से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लाण तथा वनस्फर 2 क्षत्रप शासन करते थे? तो ये ऑप्शन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा, कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित में नामों का अध्ययन करें, निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित कीजिए। तो उनके समकालीन देखना में कौन थे? अशोक घोष थे, वसुमित्र थे, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्ष इसमें अशोक घोष थे। तो ऑप्शन ए और 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखदत्त। विशाखदत्त का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काठियावाड़ के रुद्रदमन शासक, जिन्होंने सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के जारी किए थे। इसके बाद है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हुविस्क के सिक्कों पर सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार में थे? ये कनिष्क के समकालीन थे। तो अशोक घोष थे, नागार्जुन भी थे, वसुमित्र भी थे। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया था? तो कनिष्क ने चरक को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो चरक भी थे, अशोक घोष भी थे, नागार्जुन भी थे, पतंजलि नहीं थे। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अशोक घोष किसके समकालीन थे? तो वो कनिष्क के समकालीन थे।
अगला प्रश्न है भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये सिल्क मार्ग का जो आरंभ है वो कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रब्तक अभिलेख में नहीं है? तो इनमें से श्रावस्ती नगर का उल्लेख रब्तक अभिलेख में नहीं मिलता, जबकि कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ह्वेन-सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था तो वह विहार कहाँ स्थित था? तो वह पेशावर में स्थित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो कुषाण वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। यह उन्होंने चीनी शासकों से ग्रहण किया। चीनी शासक अपने नाम के साथ स्वर्गपुत्र की उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे? तो कावेरीपत्तनम और कोडकई पूर्वी भारत पर थे, जबकि मुंसरी और तोंडी ये पश्चिमी तट पर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूती वस्त्र। नेक्स्ट है दोस्तों, टोचारियन कौन थे? तो टोचारियन कुषाणों को ही कहा जाता था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूची या टोचारियन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के हैं वो चलाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश के साम्राज्य की या कुषाणों की जो सीमाएं थी भारत से बाहर फैली हुई थी। रुद्रदमन कौन था? तो ये शक शासक थे और इनका जो काठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख मिला है वो बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, शकों के प्रशासन का एक उच्च अधिकारी निम्नलिखित होता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षत्रप। पूछा क्षत्रप प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध शकों से है। नेक्स्ट है, पश्चिम भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदमक शब्द का क्या अभिप्राय था? रुद्रदमक क्या होता था? ये एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो बिना बेगार के ही, बेगार मतलब बिना, बेगार होता है बिना पैसे के काम कराना, तो उन्होंने पैसे देकर के काम कराया था। झील का जीर्णोद्धार मरम्मत कराई थी, तो वो थे रुद्रदमन प्रथम। अगला प्रश्न है दोस्तों, शकों एवं सातवाहनों में मालवा में आधिपत्य के पीछे संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कारण था व्यापारिक लाभ हेतु ये संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम संगत है, मतलब सुमेलित है? तो पुष्यमित्र का संबंध पतंजलि से है। नेक्स्ट है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसमें लोक धर्म का अंकन हुआ है, ये भी सही है। इसमें जातक कथाओं का अंकन हुआ, ये भी सही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, ये भी सही है। इसमें बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन हुआ है, एक देवता के रूप में हुआ है, ना कि मनुष्य के रूप में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वह फले फूले? तो पाणिनि और पतंजलि ये शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख या काठियावाड़ का अभिलेख है, उसमें रुद्रदमन की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में से किसको वन व्यवस्था का रक्षक कहा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा और क्षत्रियों का द्रव का हनन करने वाला भी कहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का रक्षक था? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उन्होंने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा और क्षत्रियों को द्रव का हनन करने वाला। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो मौर्यों के बाद शुंग वंश आए। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र सिंह ने की, जो उसका सेनापति था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? तो कालिदास की कृति का नाम याद नहीं, अग्निमित्र कुछ ऐसे ही नाम आता है उसमें। नेक्स्ट है मालवी का अग्निमित्र, सॉरी वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवंती स्थित कौन से शुंग शासक को महाकवि कालिदास ने अपने नाटक का नायक बनाया? उसका राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अग्निमित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ?
तो 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत होती है शक संवत 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। इसमें नहर संबंधी कुछ जो तथ्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो यवन प्रिय काली मिर्च के लिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि वो यमुना को बहुत प्रिय होती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसका अधिकार था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरियन ग्रीकों का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांदी। चांदी भारत से निर्यात कभी नहीं हुई प्राचीन काल में, बल्कि चांदी निर्यात की जो चीज़ें होती थी उनके बदले भारत को मिलती थी। नेक्स्ट है दोस्तों, योग के आविष्कार थे? तो पतंजलि योग के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगस्टस के रोम के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है अरिकामेडू से रोमन सिक्के वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? तो इनमें निवर्तन एक भूमि माप था। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ में दो महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिष्ठान और तगर। ये सातवाहन शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध नगर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रवरसेन, जो कि वाकाटक शासक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, रोम से भारत की ओर सोने के बहते जाने की बात किसने कही? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लिनी ने इस पर दुख व्यक्त किया कि जो सोना और चांदी है भारत की तरफ जा रहा है, क्योंकि भारत से जो सामान रोम को निर्यात किया था उसके बदले रोम भारत को सोना और चांदी देता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन मौर्योत्तर भू व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था, सही है। व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था, तो ये गलत है यहाँ पर। इसी प्रकार से राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निर्वसित या वर्जित या अनिर्वसित अवर्जित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है? तो पाणि की अष्टाध्यायी में इनका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवत में कितने कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें 135 वर्षों का अंतर है। 78 को 57 से जोड़ लो तो ये आ जाएगा। तो इनके जो अंतर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे? तो वो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे, ये उनके समकालीन थे। महाभाष्य की विषय वस्तु क्या है? तो महाभाष्य का जो विषय वो है व्याकरण। नेक्स्ट है दोस्तों, अशोक और कनिष्क दोनों ने ही क्या किया? दोनों ने ही बौद्ध सम्मेलन बुलाए और दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक साहित्यिक साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है? तो ये व्यापार पर डालता है या आर्थिक पर, तो व्यापार और वाणिज्य पर यह प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लिनी कौन थे? तो प्लिनी यूनानी भूगोल विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के साथ व्यापार रोम के लिए अपूरणीय क्षति है, किसने कहा? तो ये प्लिनी ने कहा, क्योंकि हर वर्ष बहुत सारा जो धन है वो भारत की ओर प्रवाहित हो रहा था। नेक्स्ट है, गंधिकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका प्रमाण है हमें कौशाम्बी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है? तो ये इसका वर्णन हमें नारद स्मृति में मिलता है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य के समय की एक विशेषता विदेशी व्यापार की उन्नति स्वीकार किया गया है। निम्न कारणों में से कौन सा कारण उसकी उन्नति में सहायक नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। उस समय भारत राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था, अलग अलग शक्तियों का भारत पर शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर एस शर्मा के अनुसार भारत में सामंतवाद का उदय निम्नलिखित स्थिति में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक फायदा उठाने वालों की अनुदान भूमि, सामंतवाद का उदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सातवाहनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया, वो ब्राह्मण वंश के हैं, और ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का अनुसरण किया, बिल्कुल सही है। सातवाहनों का पुराणों के आंध्रों के साथ तारतम्य समझा जाता है, ये भी सही है। सातवाहन और शक दीर्घकालिक संघर्ष में लगे, ये भी सही है। नेक्स्ट है वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी ने शक शासक रुद्रदमन को हराया था, ये गलत है। रुद्रदमन ने वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी को हराया था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर ये कथन गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है रंगमहल संस्कृति संबंधित है, तो यह कुषाणों से संबंधित है रंगमहल संस्कृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रों में पतलून जैसे पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। कनिष्क को पतलून पहने हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो खारवेल का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, खारवेल जैन धर्म को मानने वाले थे। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता एक जोड़ी गायें लेने की प्रथा थी, तो आर्ष जो विवाह होता था उसमें जो कन्या का पिता है वो वर से एक जोड़ी गायें लेता था। अगला प्रश्न है ईसा की तीसरी शताब्दी से जब कि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब उन्होंने रोमन व्यापार छोड़ करके दक्षिण पूर्व की ओर व्यापार करना आरंभ कर दिया था, तो ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था, तो था बैक्टीरिया का राज्य। अगला प्रश्न है हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जो कुणाल का संबंध था मौर्य वंश से। इसके बाद है आंध्रक, ये इसका संबंध था सुंग से। और इसके बाद है यूके टाइडस, इसका संबंध है हिंद यूनानी से। और पेलिरिस का संबंध है पार्थियन से। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो उसका संबंध था चेदी वंश से। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए सॉरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतमी सातकर्णी। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण युक्त हुआ है। उसने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा और उसने वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी अपने आप को बताया और क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला भी। दोस्तों आज की वीडियो में इतने प्रश्न, अगले वीडियो में हम विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।